हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है फाइनल एग्जाम के लिए, उसका सैम्पल पेपर जो कि बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है उसका फुल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 23 रहेंगे, यानी कि आपको 23 प्रश्न आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 75 मार्क्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प पर जाएंगे और यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर होने वाले हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो देखिए, सीढ़ीदार खेती पहाड़ों में होती है, तो उत्तराखंड में इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला है काली मृदा यानी कि काली मिट्टी किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए, काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो देखिए, वैसे तो 1972 इसका राइट आंसर रहता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम 1973 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 5 मार्च 1931। क्या रहेगा राइट आंसर इसका, 5 मार्च 1931। आगे देखते हैं भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तो देखिए जरा, संविधान में 21 लैंग्वेज को शामिल किया गया है, दर्ज किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में, तो 21 इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो कौन सा है, केरल। आप सभी जानते हैं, तो पहले से केरल सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे या साक्षर लोग हैं वो कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं और एक एक रिक्त स्थान को हम समझेंगे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद सागर है। ठीक है, कौन सी है, गोविंद सागर। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में रिक्त स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दीपा। क्या कहा जाता है, दीपा। अगला है आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापत्तनम। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ वाला, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिक्तस्थान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली, तो उस बीमारी का नाम क्या है, रिंडर पेस्ट। कौन सी बीमारी है, सभी ध्यान रखेंगे इस नाम को, रिंडर पेस्ट। फिर अगला है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, समान वेतन दी जाएगी। ठीक है, समान वेतन। अब देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि औसत आय को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो देखिए, पहला है टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, ये आप यहां देख सकते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसको देखना आप। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, यहां पर सभी ध्यान देंगे। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था, तो ये बात भी क्या है, सत्य है। फिर अगला है लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो ये बात भी क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं जरा सही जोड़ी में क्या क्या है। गुलामगिरी, तो इसका उत्तर रहेगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का सही उत्तर रहेगा ईसाई धर्म। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका सही उत्तर रहेगा अमेरिका। ठीक है, सरकार का बेहतर रूप, सरकार के बेहतर रूप को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है,
फिर अगला है लोकतंत्र उत्तरदायी, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जिम्मेदार और वैध शासन। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। और 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना को हम क्या बोलते हैं? मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। आगे देखते हैं। देखिए आगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्रक में आती है? तो तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, कौन सा क्षेत्रक होता है? तृतीयक क्षेत्रक। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो देखिए कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? तो किसने करी? मोहम्मद यूनुस ने। फिर अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं विदेशी निवेश। फिर अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो उसको हम आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर अगला है विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य व्यापार के माध्यम से शांति और स्थिरता पैदा करना। उसके बाद हम देखते हैं तो 2-2 अंक वाले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मृदा अपरदन से क्या आशय है ना। इसके अथवा में है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, लिखिए। तो इन सारे आंसर्स को मैं अभी एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये जितने भी प्रश्न दे रखे हैं कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, और जितने भी ये प्रश्न है 2-2 अंक वाले, इनके उत्तर हम अभी देखते हैं। इसका एक हमने पीडीएफ तैयार किया है। तो ये देखिए हमने सारे क्वेश्चंस को एक साथ यहाँ पर लिख लिया है और उसके आंसर भी हम दे रहे हैं। आपको हमारे साथ केवल समझने की जरूरत है। देखिए पहला प्रश्न है अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए जरा, मृदा अपरदन की बात हो रही है। मृदा अपरदन बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपर्पटी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई है, अतिचारण या फिर त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अथवा का जो प्रश्न था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से 2 तरीके अपनाना चाहिए? तो देखिए जरा, उसका तरीका क्या है? सीढ़ीनुमा खेती करिए या फिर समोच्च जुताई। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं जिससे मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो देखिए भैया क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जूट का रंग चमकीला सुनहरा होता है और जूट का मौद्रिक मूल्य भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और उसका जो कलर है वो भी चमकीला होता है। आगे देखते हैं कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम एवं उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखिए गेहूं भारत की एक खाद्य फसल है। पश्चिम उत्तर के गंगा सतलज के मैदान और दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र भारत के मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। गेहूं के मुख्य उत्पादक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग है जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आधारभूत उद्योग किन्हें कहते हैं? तो देखिए जरा, आधारभूत उद्योग क्या है? जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों को मूल उद्योग भी कहा जाता है। आधारभूत उद्योगों के कुछ उदाहरण ये रहे: लोहा और इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अगला है कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो देखिए जरा, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से? चीनी उद्योग, गुड़ उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रबर उद्योग, जैव ईंधन उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। ठीक है, ये सारे कृषि आधारित उद्योग होते हैं। उसके बाद है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 2 अंतर बताने। तो देखिए जरा, क्या है 2 अंतर? स्थानीय व्यापार किसी देश के अंदर होने वाला व्यापार होता है, यह व्यापार शहरों, कस्बों, गाँव में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच होने वाला व्यापार होता है और यह व्यापार समुद्री, हवाई या स्थलीय मार्गों से ही हो सकता है। ठीक है, अगला है
जालवेराइन क्या है? तो समझते हैं जालवेराइन क्या है। यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है, जालवेराइन आप अच्छे समझ लेना, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, जिन्होंने डीप स्टडीज सोशल साइंस की नहीं करी उनको ये कठिन पड़ सकता है, तो इसको वो याद कर लीजिए। आगे देखते हैं नेपोलियन संहिता क्या थी। तो देखते हैं जरा, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित बनाया। ठीक है, सुरक्षित बनाया। आगे देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो देखिए जरा, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चोरा चोरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया। यानी कि जो एक भीड़ थी उसने हिंसक रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध थे। इस आंदोलन को हिंसक होता देख गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था। तो देखिए जरा, यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। और यह कब लागू हुआ? तो यह सन 1919 में पारित हुआ। रोलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना था। अतः गांधी जी ने इस एक्ट का बहुत ही ज़्यादा व्यापक विरोध किया। आगे देखते हैं, आयात शुल्क क्या है। तो देखिए जरा, आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेश से आयातित सामानों पर लगाए जाने वाला कर है। इसे सीमा शुल्क, टैरिफ या आयात कर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह का ये सीमा शुल्क होता है, किसी भी देश के अधिकारी उसको लगाते हैं। आयात शुल्क की राशि आमतौर पर आयातित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्न लॉ से क्या आशय है। तो देखिए जरा, ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने पाबंदी लागू की थी उन्हें कार्न लॉ, पॉपकॉर्न मतलब कार्न ने मक्का होता है, आप सभी को पता है, तो इसको क्या कहने लगे, कार्न लॉ इसको कहने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो देखिए जरा, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित भारतीय प्रेस पर निगरानी रखना था, ताकि ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सूचनाओं के प्रचार को रोका जा सके। इसने ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया कि अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस और अखबार देश विरोधी पाए जाते हैं तो वे उन्हें जब्त कर सकते हैं। और इस अधिनियम ने वास्तव में भारत में स्थानीय प्रेस का दमन किया और राष्ट्रवादी विचारों को रोकने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के प्रेस को दबाना इस एक्ट का उद्देश्य था 1878 का। फिर अगला है, गाथा गीत से क्या आशय है। तो देखिए जरा, ये 8वां में प्रश्न है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। ये गीत भारतीय जनमानस के वीरों से सहज लगाव के कारण गाए जाने वाले गीत हैं। ये लोक कथाओं के वीर नायकों की स्मृति में ओज, जोश और आक्रामक भाव भंगिमा से गाए जाने वाले गीत हैं। कथा के अनुसार इनमें करुण, वात्सल्य और श्रृंगार रस का भी समावेश होता है, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन गाथा गीतों के कुछ शीर्षक भी हैं जो अधिकांश गाथा के नायक के नाम से संबंधित होते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, जिनको ये आंसर थोड़े जैसे बड़े भी लग सकते हैं कुछ कुछ, तो देखिए कारण क्या है कि ये इन प्रश्नों को 3 अंक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए उस हिसाब से हमने इसको यहाँ तैयार किया है। आप चाहे तो अपने स्तर से इन प्रश्नों को छोटा भी, इनके आंसर्स को छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहते हैं? तो देखिए जरा इसका उत्तर क्या है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन सत्ता के बंटवारे का एक तरीका है। इसमें सत्ता का बंटवारा ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि सबसे पहले केंद्रीय सत्ता होती है, फिर राज्य स्तरीय सत्ता, और इसके बाद जिला स्तरीय, नगर स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय। इस तरह की व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और वह राष्ट्रीय स्तर के बड़े विषयों पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है, वही क्षेत्रीय विषयों को राज्य देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सत्ता का क्षैतिज विभाजन किसे कहते हैं? अथवा पूछा है। तो देखिए सत्ता के बंटवारे के दूसरे तरीके को क्षैतिज विभाजन कहते हैं। इसमें सरकार के एक स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है, उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इस तरह के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। तो देखिए जरा, राजनीतिक दल समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम जो हैं वो आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। चलिए आगे देखते हैं, शपथ पत्र से क्या आशय है? तो देखिए जरा, शपथ पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति या एक संगठन का दावा होता है कि वह किसी काम को करने की शपथ लेता है और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इसमें सामान्यतया किसी पद या पद की जिम्मेदारी को संभालने के लिए अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिज्ञा शामिल होती है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे सरकारी, सार्वजनिक और निजी संगठनों में प्रयोग किया जाता है। शपथ पत्र का उद्देश्य संबंधित कार्य को निष्पादित करने की सावधानी और प्रतिबद्धता को स्थापित करना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अपने हिसाब से इनको आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो देखिए जरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसमें श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बिना काम के रह जाता है या फिर बेकार काम करता है। इस स्थिति में श्रमिकों की उत्पादकता शून्य या बहुत कम होती है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए जरा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता अपितु वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करता है, अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसको तृतीयक क्षेत्र भी हम कहते हैं। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र द्वितीयक एवं प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करता है, जैसे कि बैंकिंग, विपणन, तकनीकी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सेवाएं कौन से क्षेत्र में आती है? सेवा क्षेत्र में आती है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। फिर आगे है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए जरा, वस्तु विनिमय प्रणाली, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना देना होता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें मुद्रा यानी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं, एक गाय लेकर 10 बकरियां देना, ब्रेड के लिए मक्खन का आदान प्रदान करना, गेहूं के बदले कपड़ा लेना, किसी अध्यापक को उसकी सेवाओं का भुगतान अनाज के रूप में करना। तो ये सब क्या है? वस्तु विनिमय के उदाहरण है। अगला है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखिए। कोई भी वह वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति हो, वह वस्तु विनिमय का माध्यम हो, मूल्य माप और मूल्य संचय का कार्य करती हो, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, उसे हम कहते हैं मुद्रा। कोई भी वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्रदान हो। ठीक है, तो ये सारे 2-2 अंक के क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए हैं
और यहाँ से फिर आपके 3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं प्रश्न नंबर 18 से, जैसे कि भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त में समझाइए। मानवीय क्रियाओं को किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति को नुकसान हो रहा है, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जैसी मशीनों पर हमले क्यों किए, कारण बताने हैं। स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट करना है। फिर 20वां प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषता बतानी है। या अथवा में भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उदाहरण देकर बताना है। तो ये 3 अंक वाले प्रश्न भी है और उसके बाद 4 अंक के भी है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में साविनय अवज्ञा आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करना है। फिर आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताने हैं। उसके अथवा में है, परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, उसमें अपने विचार व्यक्त करने उदाहरण दे करके। और फिर आखिर में है मानचित्र, जैसे कि उसमें आपको दिखाना है खनिज और ऊर्जा के क्षेत्र, जैसे कि सिंगरौली, नामरूप, कटनी, अमरकंटक। तो हमने आपको 2 अंक तक तो आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स के भी आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये आपको ढूंढने हैं, ये आपके लिए कार्य है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। पारादीप बंदरगाह, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, बालाघाट, अंकलेश्वर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।